आप कहानी सुनने आए हैं, मैं भी सुनाने आया हूँ। हम उस कोरियन ड्रामा का तीसरा एपिसोड देखने वाले हैं जिसे हम पहले से देख रहे हैं। वीडियो में जाने से पहले मैं वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, SS वॉइस ओवर को सब्सक्राइब करें, देखने के बाद लाइक करें और जाने से पहले कमेंट में बताएं कि व्याख्या कैसी लगी। तो इस एपिसोड की शुरुआत कहाँ से करें? हीरो बढ़ रहा है, उसका सिर दिख रहा है, वह दृष्टि में आ रहा है। क्यों? वह हीरोइन को देखने आया है। तो हीरोइन हीरो से क्या कहती है? किसी कारण से तुम्हें देखना अतुलनीय लगता है, तुम्हारे साथ रहना भी अतुलनीय लगता है, तो यह नौकरी छोड़कर चले जाओ। इस पर हीरो कहता है, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम मुझे अतुलनीय पाती हो, लेकिन जो लोग तुम्हें मारने आए थे वे तुम्हें फिर से मारने आएंगे। अगर मैं यह कहूँ तो तुम क्या कहोगी? हीरोइन पूछती है, मैं तुम क्या कह रहे हो समझ नहीं पा रही। इस पर हीरो कहता है, मैं तुम्हें देखने आया हूँ, चिंता मत करो, मेरे साथ रहो। लेकिन समस्या यह है कि जिसने मेरे दोस्त को मारा है उसने तुम पर भी हमला किया है, वे तुम्हें भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे यह बहुत अच्छी तरह पता है। फिर हीरोइन पूछती है, क्या तुम कह रहे हो कि मेरे साथ जो हुआ वह आतंकी हमला नहीं था? हाँ, तुम्हारे साथ जो हुआ वह आतंकी हमला नहीं था, तुम्हारे अपने परिवार के लोग हैं जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही एक हत्यारे ने एक बार अपना निशाना चूक गया, वह निश्चित रूप से वापस आएगा, यह तुम्हारे साथ फिर होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें सुरक्षित रहना चाहिए। जब वह यह कह रहा होता है तो हीरोइन कहती है, मैं तुम्हारी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर हीरो तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन अकेले कहीं मत जाना, तुम पर निश्चित रूप से एक और हमला होगा। हीरो 2 साल पहले की बात सोचता है। वह और उसका दोस्त प्रशिक्षण पूरा करके लौट रहे थे कि कमिश्नर ने उसे अलग बुलाया। वह क्या कहता है, मैं तुम्हें इस देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रहा हूँ, तुम्हें उन पर नजर रखनी होगी। वह किससे मिलता है, इससे बात करता है, क्या बात करते हैं, क्या करते हैं, तुम्हें सब कुछ मुझे बताना होगा, कुछ भी छिपाए बिना। जब हमारा हीरो यह सुनता है तो वह हिचकिचाता है, तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ या नहीं? कमिश्नर चिल्लाता है, ठीक है सर, मैं निश्चित रूप से करूँगा। वह सहमत हो जाता है। इसी तरह वह हीरो के दोस्त से क्या कहता है, तुम मनीला जाओ, वहाँ एक कैसीनो है, हमें शक है कि राष्ट्रपति को उस कैसीनो से अवैध पैसे मिल रहे हैं, तो अब से तुम सब कुछ निगरानी करोगे। इतना ही नहीं, हमारी हीरोइन के ससुर का निधन हो गया है और उनकी मौत पर भी शक है। वह दोस्त को वह भी जांचने का आदेश देता है। दोस्त की मौत के बाद हमारा हीरो फिर से कमिश्नर से मिलने जाता है, वे उसे अंदर नहीं आने देते। वह पुलिस से लड़ता हुआ अंदर आ जाता है। जैसे ही वह उसे देखता है वह उसके पैरों पर गिर जाता है, कृपया मुझे मेरे दोस्त के मामले की जाँच करने दो, मुझे वहाँ भेज दो, मुझे पता लगाना है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वह गिड़गिड़ाता है, कमिश्नर क्या कहता है, इस मामले को बंद कर दो, इसे फिर से मत खोलो। जब वह यह कहता है तो हीरो फूट फूट कर रोने लगता है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैंने उससे कहा था कि मैं हर हाल में उसकी मदद करूंगा, लेकिन वह मेरी आंखों के सामने मेरे हाथों में मर गया। मुझे पता लगाना है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, कृपया मुझे वहाँ भेज दो, मैं मामले की जांच करूंगा। लेकिन कमिश्नर कहता है, यह मामला बंद हो चुका है, कृपया इस बारे में फिर मेरे पास मत आना, हमें हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला है। अगले दिन जब हीरोइन ऑफिस जाती है तो हीरो उसके पीछे पीछे जाता है। वह चाहे जितना कहे वह नहीं सुनता, वह उसे अकेला नहीं छोड़ता। हीरोइन का भाई आ जाता है। वह क्या कहता है, तुम आए हो और बेवजह अपने ससुराल वालों और अपने पूरे परिवार से दुश्मनी मोल ले ली है। हीरोइन कहती है,
मैं अपनी फाउंडेशन को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने जा रही हूँ, तभी वे इस फंड के पैसे को छू नहीं पाएंगे। वे मेरी फाउंडेशन के पैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। भाई कहता है, तुम यह बेवजह कर रही हो और यह तुम्हारे लिए बड़ी समस्या बनने वाली है। उसे बहुत संदेह होता है, क्या तुम्हारी सास को पता है कि तुम यह करने जा रही हो? हाँ, उन्हें यह बहुत समय से पता है। मैं उन्हें बता रही हूँ कि मैं यह करने वाली हूँ। तो जब तुम उनके गांव गई थी, तो क्या उन्हें पता था? क्या वह आतंकी हमला वास्तव में आतंकवादियों ने किया था? उसे संदेह होता है, क्या तुम सोच रही हो कि मेरी सास ने किसी को मुझे मरवाने के लिए रखा था? वह पूछती है, मुझे संदेह है। वह कहता है, हीरोइन बेहद तनाव में आ जाती है। हीरोइन कहाँ जाती है? वह अपनी सहेली से मिलने जाती है। उसकी सहेली पूछती है, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हें यह कब से पता था? मुझे तब पता चला जब तुम अपने बेटे को लेकर बेवफाई करने आई थी। हीरोइन बहुत सीधे शब्दों में कहती है, तो इतने सालों से तुम्हें यह पता था और तुमने अनजान बनने का नाटक किया। मैं सीधे पूछ रही हूँ, तुम्हारा बेटा मर चुका है, तुम्हारे मन में उसके साथ दूसरा बच्चा पैदा करने का ख्याल नहीं है, तो फिर तुम तलाक क्यों नहीं लेती? सहेली पूछती है, मैं उससे तलाक क्यों लूं? मैं कानूनी पत्नी हूँ। हीरोइन कहती है, हमारी हीरोइन का बेटा किसी दुर्घटना में मर गया था। अब हीरोइन के पति क्या कहते हैं, तुम और तुम्हारा बेटा स्विट्जरलैंड चले जाओ, मैं तुम्हें वहाँ जो चाहिए वह दूंगा, लेकिन मेरे परिवार में फिर से प्रवेश करने का सपना मत देखना। यहाँ बहुत सारी बड़ी चीजें चल रही हैं, तुम उन्हें संभाल नहीं पाओगी। फिर सहेली कहती है, क्या तुमने सोचा था कि अफ्रीका में उसने तुम्हें पहली नजर में देखकर प्यार कर लिया था? यह बिल्कुल सच नहीं है। वह यहाँ एक सेलिब्रिटी को डेट कर रहा था। एक रात जब वे होटल के कमरे में रुके हुए थे, दोनों ने ड्रग्स ले लिए। अगली सुबह वह सेलिब्रिटी मृत पाई गई। कोई नहीं जानता कि वह कैसे मरी, तो बस उस एक घटना को छिपाने के लिए उसने तुरंत तुम्हें चुन लिया, क्योंकि तुम दुनिया भर में मशहूर हो। लोग तुम्हारी शादी के बारे में बात करेंगे, इसीलिए कि उसने तुमसे शादी की, बिल्कुल भी प्यार से नहीं। फिर हीरोइन कहती है, मुझे पता है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत पहले खत्म हो गई थी, लेकिन मैं उसे तलाक नहीं दूंगी। अगर तुम सोचते हो कि मुझे अंत तक उसकी रखैल बनकर रहना चाहिए, तो ऐसा करो, मुझे कोई फिक्र नहीं है। तुम्हें कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा। वह यह कहकर चली जाती है। जब वह घर जाती है तो उसकी सास उसे बुलाती है। वह क्या कहती है, देखो, मैं तुम्हें दूसरा बच्चा पैदा करते नहीं देख रही हूँ। मैं अपने बेटे को परिवार ठीक से चलाते नहीं देख रही हूँ। मेरे परिवार को एक वारिस चाहिए, इसलिए मैं उस लड़के को इस घर में लाने वाली हूँ। मैं उसे कानूनी रूप से गोद लेने वाली हूँ। मैं किसी भी कारण से इससे सहमत नहीं होंगी। जो तुम कर सकते हो वो करो, मैं वह करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। वह तीखे स्वर में यह कहकर चली जाती है। सालों बाद पति हीरोइन को फोन करता है, इतने सालों से तुम्हें सब कुछ पता था और तुम चुप रही। क्या तुम्हें बाकी मेरी कोई परवाह नहीं है? तुमने मुझसे पहली बार में शादी क्यों की? मुझे बताओ, हीरोइन पूछती है। मैं तुम्हें पहली नजर में देखकर आकर्षित हो गया था। पहली नजर का प्यार। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें किसी के लिए नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तलाक नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। वह कहता है, पहले उसे और उसके बेटे को दूर भेज दो, स्विट्जरलैंड या अमेरिका या जहाँ भी, फिर हम बाकी सब बातें कर सकते हैं। हीरोइन कहती है, ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। वह कहता है, क्या तुम यह भी नहीं कर सकते? वह पूछती है, तुम मुझे हर चीज के लिए अयोग्य समझते हो? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो पूरी जिंदगी? वह गुस्से में यह कहकर चला जाता है। फिर एक ब्यूटी ट्रीटमेंट का जिक्र आता है। मैंने यह मशीन आपके लिए स्विट्जरलैंड से मंगवाई है मैडम, मैं आपको सबसे बड़ी छूट दूंगी। ब्यूटिशियन कहती है, नहीं, मुझे इस कंघी के आइटम पसंद नहीं है, मैं इसमें विश्वास नहीं करती।
चाहे कितने भी दिन लगे, चाहे दोगुनी कीमत देकर ही क्यों न हो, इसे खरीद लो, सास कहती है। फिर सेक्रेटरी आती है और कहती है, जांग तारा आपसे मिलने आई है। जांग तारा यहाँ है? क्यों, किसने ये? वह सोचती है यह कोई और नहीं बल्कि पति की रखेल है। वह क्या कहती है, हीरोइन ने मुझे धमकाया, स्विट्जरलैंड या अमेरिका चली जाओ, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं डरी हुई हूँ, वह कहती है। इस पर सास कहती है, तुम बस चली जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। वह उसे भगा देती है। तुरंत सास का दिमाग काम करने लगता है। वह एक योजना बनाती है और एक वकील को फोन करती है। यह सब कल तक हो जाना चाहिए, वह कहती है। उसने क्या योजना बनाई? लगता है कि वे एक फैमिली फोटो खींचवाएंगे और इसे मीडिया में जारी करेंगे। उस फोटो में वे उस बच्चे को बिठाने की योजना बनाते हैं। पति का एक भाई है, भाई की पत्नी है। वे दोनों फैमिली फोटो के लिए आते हैं। पत्नी पूछती है, यह लड़का कौन है? यह यहाँ क्यों बैठा है? तुम्हें पता नहीं है? यह जांग तारा का बेटा है। जांग तारा का बेटा? यह हमारे फैमिली फोटो में क्यों है? असल में मेरा बेटा अपनी सेक्रेटरी के साथ कई सालों से है, इसीलिए यह लड़का यहाँ है। वह हैरान रह जाती है। आज हम दोनों के लिए एक बड़ा मनोरंजन कार्यक्रम है, वह कहती है, और दोनों बहुत उत्सुक हैं। तभी हीरोइन उस जगह पर पहुंच जाती है। जैसे ही वह देखती है, वह बेहद तनाव में आ जाती है। पति बेशर्मी से घूर रहा है। वह सीधे सास के पास जाती है। तुम क्या करना चाहते हो? वह लड़का फैमिली फोटो में क्यों है? मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं बस यही कर सकती हूँ। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बदल सकती तुम्हारे लिए। मैंने डीएनए टेस्ट करवाए हैं, सब कुछ सही है। तो क्या इस फोटो में हर कोई उसे मेरा बेटा समझेगा? हीरोइन पूछती है। हाँ, वे ऐसा ही सोचेंगे। तुम्हारा बेटा मर चुका है न? फिलहाल कोई नहीं जानता कि वह कैसे मरा। वह जिंदा है या मरा दुनिया को नहीं पता। वे सोचते हैं कि वह कहीं विदेश में पढ़ रहा है। मैं यह सब तुम्हारे लिए छिपा रही हूँ। जैसे ही सास यह कहती है, हीरोइन के चेहरे का रंग बदल जाता है। इतने सालों से यह लड़का बिना उपनाम के जी रहा था। अब मैं उसे अपने परिवार का उपनाम देने का सोच रही हूँ। बस इतना ही। तुम इसे नहीं बदल सकती। मैं उसे अपना बेटा नहीं मान सकती और नहीं उसे अपने बेटे की तरह पाल सकती हूँ। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उसे उपनाम दो, संपत्ति दो, जो चाहो दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। हम किसी को कोई घोषणा नहीं देने वाले। बस यह एक फोटो कुछ ज्यादा नहीं बदलेगी। अगले सीन में हर कोई फोटो खिंचवाने के लिए पोज दे रहा है। हीरो देख रहा है। यह क्या नाटक है? क्या हो रहा है? वह कहता है। जल्द ही सेक्रेटरी आती है और कहती है, मैडम, मीडिया में आपके बच्चे की मौत की खबर लीक हो गई है। हमें नहीं पता कि यह कैसे बाहर आया या किसने सुराग दिया। मुझे नहीं पता। तुम क्या करोगी? किसी तरह इस खबर को नियंत्रित करो, वह कहती है। हीरोइन जांचने के लिए घर जाती है। जब वह घर जाती है तो वे उसके बेटे के कमरे की सफाई कर रहे हैं। वे उसकी सारी चीजें फेंक रहे हैं और जांग तारा के बेटे की चीजें ला रहे हैं। सास ने यह आदेश दिया था। हमारी हीरोइन यह देखकर बहुत तनाव में आ जाती है। वह कहती है कि वह कुछ नहीं कर सकती। मुझे फोन मत करना, मुझे मत ढूंढना, वह सेक्रेटरी से कहकर चली जाती है। हीरो को सेक्रेटरी से फोन आता है। हीरोइन गुस्से में चली गई है। देखो क्या हो रहा है, वह कहती है। तुरंत मैं अभी आ रहा हूँ, हीरो कहता है और चला जाता है। वह तेजी से अपनी कार लेता है और एक वाहन के ठीक सामने रोक देता है। अंदर हीरो उसे देखता है और तेजी से दौड़ता है। वह कार में कूदकर बैठ जाता है। हीरोइन चिल्लाती है, मुझे अकेला रहना है, सम्मान से बाहर निकल जाओ, मुझे यहाँ नहीं समझो, मैं नहीं उतरूंगा, वह कहता है। काफी देर तक वह अकेले समुद्र तट पर घूमती रहती है। वह उससे कुछ दूरी पर चलता रहता है। कार में सब कुछ ठीक होता है
जूते पहने जाते हैं। हीरोइन यह सब देखती है। फिर हीरोइन हीरो से पूछती है, तुमने उस दिन जो कहा था, अब तक मैं कुछ भी विश्वास नहीं कर पाई, लेकिन ठोस सबूत साक्ष्य लेकर आओ, तब मैं निश्चित रूप से मान लूंगी। मैं निश्चित रूप से लेकर आऊंगा, मैडम, हीरो कहता है। तब तक मेरे बॉडीगार्ड बनो, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं तुम पर भी भरोसा नहीं करूंगी। चलो घर जाने के बजाय गेस्ट हाउस में रहते हैं, हीरोइन कहती है। जब वे देखते हैं तो उसका पति पहले से ही वहाँ इंतजार कर रहा होता है। मुझे पता था तुम यहाँ आओगी, इसलिए मैं आया। शादी के इतने सालों में यह पहली बार है जब हम दोनों यहाँ एक साथ हैं, वह कहता है। वह बोलती नहीं, वह चुप रहती है। क्या तुम तलाक के बारे में सोच रही हो या फिर दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में सोच रही हो? तुम ऐसी क्यों हो? वह पूछता है। तुमने मुझसे सिर्फ अपनी गलती छिपाने के लिए शादी की थी, इसीलिए मुझे इस शादी और इस जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं रही, वह कहती है। फिर वह उस पर जबरदस्ती करने लगता है। तुम्हें और मुझे दूसरा बच्चा पैदा करना ही होगा, वह कहता है। मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हीरोइन कहती है। मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं वह करूँगा जो मैं चाहता हूँ, वह कहता है, और हिंसक रूप से जबरदस्ती करने लगता है। तभी हीरो यह देखता है। वह दौड़कर उसे पीछे से पकड़ लेता है। कृपया सर, कृपया मत करे सर, वह कहता है, लेकिन पति नहीं रुकता। सम्मान से मुझे जाने दो, वह कहता है, और फिर वह छोड़ देता है। हीरो भी कहता है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर उन्हें चोट लगती तो हम तीनों के लिए समस्या हो जाती। हीरोइन कहती है, अब मुझे घर छोड़ दो। हीरोइन नहीं बोलती, हीरो नहीं पूछता। दोनों कार में चुपचाप जाते हैं। अगली सुबह जांतारा एक अपार्टमेंट में जाती है। एक गार्ड वहाँ है, कोई और नहीं, सिर्फ पति अंदर है। हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते मैडम। अरे यह तुम्हारे लिए नया नहीं है और मेरे लिए भी नया नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे जाने दो, वह कहती है और अंदर चली जाती है। अंदर वह उसे एक और लड़की के साथ देखती है। वह लड़की को जगाती है, सम्मान से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी। तुम कौन होती हो? यह पूछने वाली लड़की पूछती है। मैं उसकी दूसरी पत्नी हूँ, यहाँ से निकल जाओ, वह डांटती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बेपरवाही से उठता है। वह भी बेपरवाही से पूछती है, तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि वह दूसरा बच्चा नहीं पैदा करेगी, क्या इसका मतलब यह है कि वह तुम्हारे साथ अकेले नहीं रहेगी? वह उसे धक्का देती है और वह चला जाता है। वे हीरो को दिखाते हैं, वे उसे ले जाते हैं और सीसीटीवी कैमरे दिखाते हैं, सुरक्षा गार्ड उन्हें कैसे प्रशिक्षित किया जाता है वगैरह। फिर हीरो भी लड़ने लगता है। वह हर किसी से शानदार ढंग से लड़ता है और उन्हें खत्म कर देता है। इस सब के बाद वह कमिश्नर से बात करता है। हीरो पूछता है, कल फैमिली फोटो में वह छोटा लड़का कौन था सर? इस सब से दूर रहो, खुद ही समझ जाओ वह कौन हो सकता है। वह कहता है, आधिकारिक घोषणा यह है कि हीरोइन का बेटा स्विट्जरलैंड में पढ़ रहा है। लेकिन जब वह कहता है कि यह सच नहीं है तो वह तनाव में आ जाता है। फिर उसे क्या हुआ सर? वह पूछता है। यह सब छोड़ दो, इसे अपने सिर पर मत लो, बस अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हें यह सब जानने की जरूरत नहीं है, वह कहता है। फिर भी वह नहीं रुकता। वह चेयरमैन के बारे में पूछता है, वह कैसे मरे, और हीरोइन के ससुर के बारे में। ओह, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, उन्हें महल में रहते हुए दिल का दौरा पड़ा था, वही उनकी मृत्यु हुई थी। जब वह यह कहता है तो हीरो को आगे न पूछने के लिए कहा जाता है। वह चला जाता है। वह अपने दोस्त के कमरे में जाता है। वह दोस्त जो चला गया था, वह वीडियो फुटेज फिर से देखता है। तभी उसे कुछ महत्वपूर्ण समझ में आता है। वह जगह महल नहीं है, शव को कहीं और ले जाया गया था। अब उसे यह समझ में आता है तो उसे शक होता है कि यह एक हत्या हो सकती है। तो क्या हुआ होगा? हीरो सोचता रहता है। इसके साथ यह एपिसोड समाप्त होता है।
कमेंट में बताएं कि क्या आपको यह एपिसोड और मेरी व्याख्या पसंद आई। तो कहानी सुनने कल फिर आना, मैं भी कहानी सुनाने जरूर आऊँगा। बाय।